जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो गया है गठबंधन। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है कांग्रेस के ऊपर। सीएम योगी ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बताते हुए राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। सीएम योगी ने पूछा है कि क्या कांग्रेस धारा 370 वापस लाकर कश्मीर को अशांत फिर से करना चाहती है, अशांति के दौर में फिर से धकेलना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये पहला सवाल। इसके अलावा कई और सवाल हैं जो एक के बाद एक दागे गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए कश्मीर को लेकर बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस के नेता जवाब भी इसके ऊपर दे रहे हैं, वो भी आपको बताने वाले हैं। बहरहाल आप देख लीजिए वो 10 सवाल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछे हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई सवाल दागे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के वो 10 सवाल जिनके जवाब कांग्रेस पार्टी को देने होंगे। श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। और आइए इस पर आपको बता दें कांग्रेस क्या कह रही है। देखिए, कश्मीर को लेकर बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पर आरोप लगाने के पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला मंत्री बने थे। क्या तब जम्मू कश्मीर में 2 झंडे और 2 कानून नहीं थे? सुनिए उनका जवाब। भाजपा के बहुत से नेताओं को च्यवनप्राश खाना चाहिए, याददाश्त बढ़ाने की दवा खानी चाहिए। भूल गए यही फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। तब तक 2 झंडे नहीं थे, 2 कानून नहीं थे। यही श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के पिताजी तब जीवित थे। सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में पहली बार मिल के बनाई और पुरानी फुटेज निकाल के देख लिए, 2 झंडे भी थे, 2 संविधान भी था और मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दे रही थी भारतीय जनता पार्टी और मुफ्ती साहब शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री पद की। तो प्रमोद तिवारी का जवाब सुन रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ से जवाब रख रहे हैं। आगे बढ़ते आपको बता देते हैं कि रायबरेली से कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। आज कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी सिविल सोसाइटी की ओर से आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। इस सम्मेलन से कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, संविधान से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं। राहुल गांधी इस कार्यक्रम के जरिए संविधान और आरक्षण को लेकर जहां केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं, तो वहीं शाम 4 बजे के करीब प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सम्मेलन में करीब 1.5 घंटे तक मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी आरक्षण और संविधान के बहाने दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी 5 दिन में दूसरी बार यूपी के दौरे पर आ रहे हैं।
रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 5 दिन में दूसरी बार यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पहुंचकर जहां अर्जुन पासी हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा था और इसके साथ ही साथ आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया था, उसके बाद अब वो प्रयागराज आ रहे हैं जहां पर संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करेंगे और ये सम्मेलन इसी एएमए के सभागार में आयोजित होने जा रहा है। दरअसल संविधान बचाने का जो फार्मूला था राहुल गांधी का, वो लोकसभा चुनाव में हिट साबित हुआ था। इसके जरिए उन्हें कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी थी और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ था और माना यह जा रहा है कि अब इसके बाद लगातार संविधान के मुद्दे को लगातार वो उठाते रहेंगे और इसी वजह से वो एक बार फिर से प्रयागराज आ रहे हैं। सिविल सोसाइटी की ओर से संविधान सम्मान सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर जब राहुल गांधी आएंगे तो आरक्षण और इसके साथ साथ संविधान के मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार को घेरने का काम करेंगे। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने राहुल गांधी के प्रयागराज में संविधान सम्मेलन में शामिल होने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा संविधान की हत्या इन्हीं की दादी के समय में हुई है, इसलिए अब जनता इनके भ्रम में नहीं फंसेगी। राहुल गांधी जी अपने दादी के कार्यकाल को देख लें। उनके कार्यकाल में संविधान में जितने परिवर्तन हुए कभी भी इतिहास में इतने परिवर्तन नहीं हुए देखने को मिले। और संविधान की वो बात करते हैं, हमारे लोकसभा में सदन में राहुल गांधी से ये पूछा गया था कि संविधान में पेज कितने हैं, बता नहीं पाए थे। संविधान की वो चर्चा करते हैं जिन्होंने संविधान की हत्याएं की हैं। संविधान की वो चर्चा करते हैं जिन्होंने संविधान को कई बार तोड़ा है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा प्रयागराज के दौरे पर उन्होंने कहा है कि संविधान का अपमान किसने किया है, सिर्फ किताब हाथ में रखने से सम्मान नहीं होता है। यह आरक्षण, इसका सम्मान आप देखने को चोट पहुंची है तो उसके समय पहुंची है। आपातकाल किसने लगाया, तब वो आज की जो युवा पीढ़ी है उस आपातकाल को भी एक बार याद रखना चाहिए, करना चाहिए। अभी 15 अगस्त के लिए देश की आज़ादी का जश्न हमने बनाया है। आज़ादी के जश्न से एक दिन पहले हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी हमने मनाने का काम किया है। तो इस आज़ादी के लिए कितने लोगों के बलिदान हुए हैं, कितने वीर वीरांगनाएं, कितने क्रांतिवीर, कितने, तब जाकर के देश को आज़ादी मिली। और संविधान के रचयिता जो मैं समझता हूं उस टीम में सबसे योग्य माने जाते थे डॉक्टर अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब का अपमान किसने किया, तो कांग्रेस ने किया है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों पर उत्साहित समाजवादी पार्टी चुनावी सर्वे के लिए एजेंसियों पर भी अब काम लगा रही है। सियासी हलकों से खबर है कि समाजवादी पार्टी इस बार MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के बजाय अपने PDF फॉर्मूले पर फोकस करने की तैयारी में है। खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी 300 सीटों पर जी जान से तैयारी कर रही है और बाकी की सीटें अपने सहयोगी दल कांग्रेस को देने की योजना बना रही है। ऐसे में 2027 की लड़ाई के लिए अखिलेश यादव अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। खबर यह भी है कि उपचुनाव के लिए हुई बैठक में उपचुनाव की रणनीति के साथ साथ 2027 विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो रही है। तो ऐसे में साफ है कि अखिलेश यादव बीजेपी की चुनौती को और कड़ी करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक ही लक्ष्य रहा है कि देश लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और सामाजिक न्याय सुनिश्चित होना चाहिए और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हराना और सरकार से बाहर निकालना ज़रूरी है। 300 सीटें नहीं, एक सीट पर उन्हें संघर्ष कराएंगे। हमने 80 सीटों में भी कोशिश की थी कि हम उन्हें सारी सीटें हराएं और विधानसभा 2027 में भी हमारी कोशिश होगी कि वो एक सीट के लिए तरस जाएं। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो उनको अपेक्षाकृत सफलता मिली है, उसके बाद से अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक समझ आई है कि जिस तरह के फार्मूले पे उन्होंने ये चुनाव लड़ा था, जिसमें कि कांग्रेस उनके साथ थी, तमाम सारे दलों को भी उन्होंने साथ लेने की कोशिश की थी और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एक PDA
तो जैसे संकेत मिल रहे हैं कि उन्होंने 2027 के प्रदेश चुनाव के लिए भी एक ऐसी ही बनाई है। कुछ झूठे वादे, कुछ झूठी घोषणाओं के सहारे समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें ज्यादा जीत ली, लेकिन परिणाम आने के पश्चात अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो विद्रूप चेहरा सामने आया है। अयोध्या में निषाद समाज की लड़ाई बलात्कार, कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नेता नवाब सिंह यादव नाबालिग के साथ बलात्कार में गिरफ्तार हुआ, वहां भी उसको बचाने के लिए पूरा समाजवादी पार्टी का इकोसिस्टम सामने आ गया। 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों के पीछे सबसे बड़ा मकसद यही है कि समाजवादी पार्टी इस बात को चाहती है कि लोकसभा चुनाव में उनके कार्यकर्ताओं का जो जोश बढ़ा हुआ है उसको सही तरीके से कैच कर लिया जाए। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों को जब विधानसभावार नतीजों में तब्दील करती है तो साफ तौर से वो पहले से ज़्यादा बेहतर पोजीशन में खुद को पाती है। यही बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी विधानसभावार अपनी तैयारियों को कर रही है और जल्द से जल्द तमाम जगहों पर सर्वे कराकर अपने टिकटों को भी फाइनल करना शुरू कर देगी। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। अखिलेश यादव पर बीजेपी के वार के बाद अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी पलटवार किया है। दरअसल बरेली में एक दरोगा के भ्रष्टाचार की खबर पर ट्वीट करते हुए अखिलेश ने यूपी सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। अब प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके अखिलेश पर निशाना साधते हुए लिखा है कि आपने तो सपा की पूरी जन्म कुंडली ही उजागर कर दी, लेकिन ये बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय है। सीजीआई और पीएमओ को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ईडी और सीबीआई को तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आप एक सम्मानित विधायक होने के साथ साथ ईडी के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं। सभी आरोप तथ्यात्मक हैं। आगे जानिए क्या कहते हैं। आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, प्रमोद कृष्णम का आपने बयान तो देख लिया, सुन लिया, लेकिन आप ये माजरा जानिए आखिर क्या है। बरेली में एक दरोगा के भ्रष्टाचार की खबर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया अखिलेश यादव ने। यूपी सरकार पर निशाना साधा अखिलेश यादव ने लिखा कि अभी तो बस थाने की दीवार टूटी है, माफी दीवार कूदी है। भ्रष्टाचार का ओलंपिक होता तो भाजपा राज में ऐसी खास योग्यता रखने वाले कुछ कृपा प्राप्त पुलिस वाले हाई जंप में प्लैटिनम मेडल ले आते। अखिलेश यादव के इस पोस्ट के बाद अब बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह का बयान रख दी। उन्होंने कहा कि भाई 2005 से 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने पैसा और भाई भतीजावाद की फहरिस्त बनाकर यूपी पुलिस कर उगाई, वो अब वटवृक्ष बन गई है। योगी सरकार को अब इन रक्तबीजों का संहार करना मजबूरी है। थाने की दीवार कूदने वाला ये भ्रष्ट दरोगा 2005 की भ्रष्टाचार आकंठ डूबी सपा से है। और ये बात करते हैं SC/ST आरक्षण में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कह रही हैं मायावती, सपा और कांग्रेस अपने और रहती है, क्योंकि क्रीमी लेयर को लेकर अभी तक ये दोनों चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस का चाल, चरित्र, चेहरा इन मसले के हक में बोलते हैं और ना ही विपक्ष में बोलते हैं। अब आप मायावती पार्टी और कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। सपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां आरक्षण के खिलाफ फिर से अंदर लगती हैं। ऐसे में केवल SC/ST ही नहीं बल्कि अन्य OBC को भी अपने आरक्षण और संविधान की रक्षा और जातीय जनगणना की लड़ाई अपने ही बल पर बड़ी समझदारी से करनी पड़ेगी। उधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग से सीसामऊ में BLO हटाए जाने को लेकर शिकायत की है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल का कहना है कि सीसामऊ में 98 मुस्लिम BLO हटाए गए हैं और वहां पर गैर मुस्लिम BLO की नियुक्ति हुई है। धर्म के आधार पर BLO को हटाना अलोकतांत्रिक है। ये निष्पक्ष चुनाव पर सवाल है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। राजनीति से हटकी खबर बता रहे हैं सोनभद्र से खबर, जहां पर प्राइमरी स्कूल में मदरसा चलाने के आरोप में यहां पर कार्रवाई की गई है।
लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया गया है कि जबरन मदरसे की पढ़ाई यहां पर स्कूल के अंदर हो रही थी। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद 3 लोगों का चालान किया। ग्रामीण के मुताबिक स्कूल का हेडमास्टर मौलाना स्कूल की चाबी देकर मालिकाना हक देने की साजिश रच रहा था। प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। विकासखंड कौन के ग्राम पंचायत बरवाखांड इलाके में ये स्कूल है। ये मामला गंभीर है, जिसके ऊपर देखिए अब कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है। अभी प्रिंसिपल को सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चालान 3 लोगों का हुआ है, लेकिन ये वो स्कूल है जहां पर मदरसे की शिक्षा दी जा रही थी। अमूमन मदरसे अपनी जगह पर काम करते हैं जहां पर बच्चे आते हैं शिक्षा लेने के लिए, लेकिन स्कूल जहां पर शिक्षा देना, मदरसे की शिक्षा देने का ही मामला सामने आया है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मायावती ने अखिलेश पर जताया आभार। अखिलेश ने बीएसपी की ईमानदारी को माना है। मायावती कह रही हैं ये। बीजेपी विधायक की टिप्पणी के विरोध पर आभार जता रही है बीएसपी। बीजेपी एमएलए के आरोप का अखिलेश ने जवाब दिया। बीजेपी विधायक ने मायावती पर की थी टिप्पणी। दरअसल अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा था कि भाई एक बीजेपी विधायक के द्वारा पूर्व महिला मुख्यमंत्री के लिए कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित शोषित समाज से आने वाले महिलाओं के प्रति कितनी कटुता भरी है। राजनीति मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और मायावती का समर्थन दे रहे हैं उनको अपना, जिस पर मायावती ने धन्यवाद दिया है बीजेपी को, माफ कीजिए समाजवादी पार्टी को। और आइए बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की। सहारनपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर एग्जाम दे रहा था। तो ये गिरफ्तारी हुई है आज की, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंटेशन करा रखा था जिस पर एग्जाम दिया जा रहा था। बुलंदशहर का रहने वाला है ये शख्स। जेवी जैन डिग्री कॉलेज से उसे गिरफ्तार किया गया है। जेवी जैन जो कॉलेज है प्रद्युमन नगर का, उसके सेंटर में सेकंड शिफ्ट की बात है। ये जो वहाँ पे सेंटर इंचार्ज हैं वो सूचना देते हैं कि भर्ती बोर्ड से एक इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाँ पे एक अभ्यर्थी बैठा है जिसका नाम रवि कुमार है। उसका जो डेटा मिसमैच आ रहा है, जो उसने बायोमेट्रिक कराए हैं, और जब उसमें हमने पूछताछ करनी स्टार्ट करी उस अभ्यर्थी से, तो पता चला कि उसका असली नाम धीरज कुमार है, वो रहने वाला बुलंदशहर का है। और उसने अपनी एज को कम कराने के लिए, 10 साल कम कराने के लिए उसने पूरी डिफरेंट आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करी थी, और इसी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है और इसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। डीजीपी ने कहा है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में शांति तरीके से परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। पहली शिफ्ट की परीक्षा पूरी होगी, अब दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 3 बजे शुरू होनी है। पूरे यूपी में इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। परीक्षा के पहले दिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हर संदिग्ध पर पैनी नजर है। ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिससे कि परीक्षा की शुचिता और अक्षुण्ण रखी जाए, और अभी तक किसी भी तरीके की गड़बड़ी की शिकायत नहीं है। कल ऐसे 5 लोग पकड़े गए थे जिनके पास से कुछ जैसे कोई ऐसी डिवाइस मिल गई या कोई ऐसी चीज हो गई। पुलिस भर्ती परीक्षा की पाली छूटने के बाद कानपुर के स्टेशन पर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। सिपाही परीक्षा भर्ती को लेकर रोज हर पाली छूटने के बाद स्टेशन पर अभ्यर्थियों की लंबी भीड़ देखी जा रही है। देख सकते हैं कि ये डब्बे पे कैसे अभ्यर्थी भाग के आ रहे। सर, आपने पेपर दे दिया? जी सर। आपका मैम पेपर हो गया? देखिए, पेपर देने के बाद कैसे अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं और डब्बों में कैसे
भरे एक डब्बा जिसकी कैपेसिटी 72, उसमें 150, 300। हालांकि स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई हैं, मगर उसके बाद भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँ पीछे का दृश्य दिखाई कैसे भीड़ लगी है। जिस लड़के को जो भी ये देखिए स्टूडेंट्स की बात, पेपर हो गया, पेपर दे दिया, पेपर दे दिया आप लोगों ने। देखिए पेपर की भाग के ट्रेन ना पकड़ी जाए, क्योंकि स्टेशन में हर प्लेटफॉर्म पर लगभग 1,500 से 2,000 छात्र जिस ट्रेन को मिला उसमें चढ़ता जा रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा देखिए हमारे सहयोगी कानपुर के से आप अमित गंजू की रिपोर्ट देख रहे थे, जिन्होंने बताया किस तरह से अपना एग्जाम देने के बाद अब घर जाने की जल्दी में यहाँ पर अभ्यर्थी नजर आए हैं। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर पेपर आउट कराने के नाम पर ठगी हुई है। एसटीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मोबाइल से वसूली की डिटेल भी मिल गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुराना पेपर एडिट करके कैंडिडेट को बेचा गया है 1 लाख रुपए में। पेपर देने के नाम पर ठगी के गिरोह का ये मास्टरमाइंड अभय श्रीवास्तव, जो कि फरार बताया जा रहा है।